हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑडिटिंग की क्लासेस में। और आज जो है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होता है ये? मालूम नहीं सर क्या होता है? कोई नहीं, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं 6 पेज के, जिसमें पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है। इसमें से हो सकता है कि 4 नंबर का पेपर में पूछ लिया जाए, और अगर एग्जामिनर का दिमाग ठनक गया या जो भी पेपर सेटर है तो 8 नंबर तक का भी पूछ सकता है। हालांकि 4 नंबर तक का तो इसमें आना ही चाहिए, 4 मार्क्स तक का तो इसमें से आना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यानी कि अगर ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है तो इस कंप्यूटर सिस्टम से काफ़ी सारी रिपोर्टें जनरेट होती होगी, जिसको मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ करता हूँगा। इन्वेंट्री की, डेट रेजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी रिपोर्ट निकलती है। ट्रांजैक्शन डेटा इसके अंदर प्रोसेस होता होगा। ऑडिटर जो है रिलाई करता होगा अपना सैंपल बनाने के लिए, क्योंकि वो डेटा सिस्टम से निकला है और उस डेटा से ऑडिटर ने अपना सैंपल बनाया है और उसकी टेस्टिंग करी है। यानी कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम से जो रिपोर्ट निकल रही है वहां पर रिस्क होने की संभावनाएं भी हैं कि अगर सिस्टम गलत है तो रिपोर्ट गलत निकलेगी, सिस्टम में फॉल्ट है तो रिपोर्ट भी गलत निकल कर आएगी। इसी के लिए आईटी रिस्क को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, ताकि डेटा जो जनरेट हुआ है वो रिलायबल है या नहीं है इसका मालूम पड़ सके। बस यही करना होता है, यही करना होता है। और इसके लिए जो है ऑडिटर कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स का प्रयोग करता है, यानी कि डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को एनालाइज किया जाता है। सॉफ्टवेयर करता है, ऑडिटर नहीं करता। ऑडिटर सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करता है डेटा को एनालाइज करने के लिए कि यहां पर कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। सैंपल वगैरह पिक करने के लिए भी यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे आइडिया, फोन वाला नहीं, दूसरा आइडिया का सॉफ्टवेयर होता है, कैप्स में लिखा होता है आइडिया, IDEA। ऐसे और भी कई सॉफ्टवेयर आते हैं। फीचर्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, आपको देखते ही पता लगेगा कि अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम में काम करते हैं तो वहां पर फास्टर बिजनेस ऑपरेशन हो पाते हैं, फटाफट काम हो पाता है, एक्यूरेट डेटा प्रोसेस हो पाता है। अगर सिस्टम ठीक है, सिस्टम गलत है तो डेफिनेटली दिक्कत भी आएगी, फिर उसे ठीक करना पड़ेगा। बट अगर सही सिस्टम है तो डेटा जो है एक्यूरेटली प्रोसेस हो पाता है। गलती होगी सब में होगी, सही होगा सब होगा, ये सिस्टम की खास बात होती है। बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल लगाए जा सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एंट्री में दिक्कत होगी, उसके बाद की जो कैलकुलेशन वगैरह है, रिपोर्ट जनरेशन वगैरह है, मैचिंग वगैरह करना है, ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू होगी। इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशंस किया जा सकता है कि इन्वेंट्री वाला जो स्टोर वाला बंदा है वो अपनी जगह पर रिकॉर्ड कर रहा है, तो उससे फाइनेंशियल वाला जो बंदा है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उस तक भी रिपोर्ट दिखती है, ये इन्वेंट्री आ गई है और इन्वेंट्री वाले ने इसकी एंट्री पास कर दी है, क्वालिटी चेक वाले ने इसका अप्रूवल दे दिया है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। यानी सारी चीजें सिस्टम जो है आपस में इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है प्रोसेस किया जा सकता है और सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं आपस में कनेक्ट रह सकते हैं, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। अदरवाइज क्या होएगा, आपको कोई चीज पूछनी है सिस्टम के थ्रू तो नहीं पूछ सकते, या तो टेलीफोन लगाओगे मैनुअल, वहां भी कहीं ना कहीं आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, टेलीफोन का यूज कर रहे हो, हार्डवेयर का यूज कर रहे हो, टेलीफोन नहीं है जाकर बात करोगे। अब जब सिस्टम आ जाते हैं तो सिस्टम में ही क्या होता है, यहां पर आप क्लिक करते हैं बटन पर, रिक्वेस्ट सेंट सामने वाले बंदे तक पहुंच जाती है, ये फायदा होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि क्या फीचर्स होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर आईटी विल बी रिलेवेंट टू एन ऑडिट। आईटी विल बी रिलेवेंट टू एन ऑडिट, कहां पर रिलेवेंट होगी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट के लिए। जहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हाई है वहां पर हमें काम करना पड़ेगा, ऑडिट में भी कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बैंकिंग है, रेलवे टिकटिंग है, हजारों लाखों रोज की रोज जो है ट्रांजैक्शन होती है, कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। हाई टेक नेचर ऑफ बिजनेस है, टेलीकॉम ई कॉमर्स का है, तो वहां पर भी सारा का सारा काम ही क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है। ई लर्निंग भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। कंपनी की अगर पॉलिसी है कि हमें ऐसा ही करना है तो डेफिनेटली उस केस में ऑडिटर भी चेक करेगा, तो आईटी का यूज करेगा। अगर कंपनी आईटी यूज कर रही तो ऑडिटर को भी आईटी यूज करना पड़ेगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्ट करना है, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है उसके अंदर आपका इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ जो एसेट को सेफगार्ड वगैरह करना है, पॉलिसी प्रोसीजर बने हुए हैं, उसके साथ साथ जो है आईटी का जो सिस्टम बने हुए हैं उसे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं, तो वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑडिटर जो है वो आईटी एनवायरनमेंट में घुस जाएगा।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और रिक्वायर्ड बाय आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं ना, अदर स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, अगर वहां पर लिखा हुआ है कि आपको आईटी का प्रयोग करना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आईटी का प्रयोग करेगी, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आईटी का प्रयोग करेगी तो फिर आईटी जो है ऑडिटर के लिए भी रिलेवेंट हो जाएगा। इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन, जैसे हो रहा है ईआरपी ओरेकल, ऐसे भी यूज किया जाता है। अगर आप ज्यादा ये सिस्टम यूज करते हैं तो ऑडिटर को भी समझना पड़ेगा आईटी को। इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, आईटी को यूज करके तो ऑडिटर भी जो है इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सकता है। भले ही हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं बट हम कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के फीचर क्या होते हैं और कहाँ पर जो है ये ऑडिट के लिए रिलेवेंट होगा। भाई जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, कंप्लायंस की जरूरत है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्ट करना है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली ऑडिट करना है, ओरेकल एसएपी का यूज करना है ऑडिट करने के लिए, तो वहां पर जो है आईटी जो है हमारे काम का रहेगा। हाउ आईटी यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में आईटी कहाँ पर यूज होता है, यही है बस यही है। तीनों चीजें हैं, तीनों पार्ट्स हैं, इसमें आंसर सब में सेम है। कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है, बैंक का इंटरेस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यहां पर जो है काम की चीज करता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम। आप सोच रहे होंगे कि बैंक इंटरेस्ट में बैंक की बात कर रहा हूं, जी नहीं। अगर आपने अपने सिस्टम में डाल दिया कि मैंने 9% की फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो उसके इंटरेस्ट की एंट्री सिस्टम ऑटोमेटिक डालता है, उसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके एंट्री पास करता है। ऐसा सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने देखा है, खुद देखा है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में आपने चेक डाल दिया लोअर एनआरवी और कॉस्ट, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री को एज के हिसाब से वैल्यू करने के बाद ही फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखाएगा। ये आपका आईटी सिस्टम होता है। अकाउंटिंग एंट्रीज को ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देता है। बिजनेस के पॉलिसीज प्रोसीजर इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि क्रेडिट के चेक्स लगे हुए हैं कि इस पार्टी को इस लिमिट से ज्यादा का सेल नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही सेल की एंट्री रिकॉर्ड करोगे या सेल का ऑर्डर भी बुक करोगे तभी दिखा देगा कि भैया इस पार्टी को क्रेडिट पे नहीं बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है। वहीं पे चेक में दिखा देगा कि भैया हो गया, इसका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, क्रेडिट लिमिट एक्सपायर हो गई है, आपको सिस्टम तुरंत बता देगा। एक्सेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग सिस्टम रोल्स टू यूजर्स, ये तो है ही बिजनेस का फायदा कि आप लोग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लॉगिन आईडी पासवर्ड से कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स यूज्ड इन बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, ये भी बिजनेस को एक फायदा मिलता है कि बहुत सारी रिपोर्टें जैसे कि डेटर एजिंग रिपोर्ट और जो आपकी डेटर एजिंग के साथ जो है आपकी इन्वेंट्री की एजिंग हो गया, जो भी है वो सारी रिपोर्टें जो है सिस्टम से निकल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को कहाँ पर लाभ मिलता है आईटी का, ऑडिटर को कहाँ पर जरूरत पड़ सकती है आईटी की, फीचर्स क्या होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, ये तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक है बट रट्टाफिकेशन है तो है। मैंने ऑडिट फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाकर ये जाना कि ऑडिट में रट्टाफिकेशन तो बहुत ज्यादा है। समझने का पोर्शन वैसे तो मैंने पहले ही अनुमान लगाया था कि 50% ही समझना होगा, 50% रट्टा ही होगा। स्टार्टिंग में भी मैंने आई थिंक स्टार्टिंग वाली क्लासेस में बोला था कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, 50% का पेपर तब भी कोई भी बंदा कर पाएगा। रट्टा नहीं मारा कोई नहीं, जितना समझ कर करेगा हो जाएगा। थोड़ा बहुत रट्टा मार लिया इंपॉर्टेंट चैप्टर का, 60+ का आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, पर फिर भी 60+ का भी इनफ नहीं है। 80+ का अटेम्प्ट करना है ढंग से तो कुछ ना कुछ तो कहीं पे रट्टा लगेगा ही, चीजें याद होनी ही चाहिए। क्या कर सकते हैं सर, मजबूरी है। बट आने वाली, मैं बता रहा हूँ, आने वाले जो बैचेस रहेंगे, जो मैंने यहाँ से सीख ली है इस पर्टिकुलर बैच से कि ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। लंबा, इतना लंबा चैप्टर। उसके बाद जो भी आपको इंटरनल कंट्रोल वाला पढ़ाया वो इतना लंबा था, उसको शॉर्ट करके पढ़ाया, फिर आपको बुक भी करवा दी। पर अब मैं हैंड रिटन नोट्स को जो है उसे सॉफ्ट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे और ऑडिट की एक ऐसी समरी बनाएंगे जिसको बच्चा पढ़कर 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके पास हो सके, एग्जामिनेशन तक ला सके। तो वो चीज़ करने का प्रयास करेंगे और बुक के क्वेश्चन आंसर इंक्लूड करेंगे उसमें। एक कि चैप्टर खत्म, समरी खत्म, उसके क्वेश्चन आंसर जो आईसीआई के मॉड्यूल में गिवन है या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसा काम किया जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं आपके अटेम्प्ट के लिए ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि फर्स्ट बैच था, जल्दबाजी में अनाउंस किया, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता था। मुझे था कि एक पढ़ाना है, काफ़ी डिमांड भी आती थी कि सर एक सेकेंड ग्रुप में भी कुछ ना कुछ पढ़ाइए। टैक्सेशन तो हो गया, आप कुछ ऑडिट भी पढ़ाइए, ऑडिट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, भले ही 2 साल का है माना, बट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है।
तो इसलिए मैंने ऑडिट पिक किया। अब इसको इतना आसान बना दूंगा आने वाले टाइम में कि यार अभी तो 5 घंटे की रिवीजन आपको भी देनी है, हाँ जी, वो तो आपके बैच में भी आएगी 5 आवर्स की रिवीजन। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा या कम हो, बट मैं पूरे रिवीजन नोट से करवाने वाला हूँ। नोट्स को हाथ से लिख कर रख लो, काम हो जाएगा। प्रिंट आउट लेकर रख लो, काम हो जाएगा। रिवाइज कराऊंगा 5 घंटे, बैठ जाना एक दिन, लगभग आपका ऑडिट सारा हो जाएगा उस दिन। ऐसे 315 हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो उसमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी आ गया। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी उसका पार्ट आ गया, एनवायरनमेंट का पार्ट आ गया। इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ आईटी डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइज, आईटी एक्टिविटीज कैसे कैरी डाउन होती है, आईटी डिपेंडेंसी कितनी है और रिलेवेंट रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी। ऐसे 315 में ये भी लिखा है, इसका आपका सेपरेट चैप्टर है। ऑडिटर को जो है अंडरस्टैंडिंग या डिटेल इसको ऑब्टेन करनी पड़ेगी। किन किन चीज़ों की करनी पड़ेगी, कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है वो सब पढ़ा था, कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ द बिजनेस वो सब पढ़ा था। तो वैसे ही जो आईटी सिस्टम है उसके रिगार्ड में भी ऑडिटर को यही अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम वो यूज़ करते हैं। जैसे आरबीएस में जो है पीपल सॉफ्ट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, आरएमपी यूज़ होता है, बैक ऑफिस यूज़ होता है, काफ़ी सारे जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर मैं किसी ऑडिट एंटिटी की बात करूँ तो फिर ओरेकल मैंने देखा है, ऐसे भी यूज़ होते देखा है, टैली यूज़ होते देखा है। मेजॉरिटी टैली करते हैं, मीडियोकर जो कंपनीज होती हैं 100 करोड़ तक का टर्नओवर भी होगा, टैली में काम चलता है। 100 करोड़ तक का टर्नओवर है, टैली में काम चलता है, देखा है। और बहुत सारी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिर ओरेकल भी ले आती है, ऐसे भी ले आती है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ओरेकल लगता है, बाकी जगह पर ऐसे भी है, टैली लगता है। और बहुत सारे एचआर बेस्ड सॉफ्टवेयर अलग अलग लगाए जाते हैं कंपनी में। तो ऑडिटर जो है उसको स्टडी करेगा, समझेगा कि जो आईटी सिस्टम है वो क्या लोकली वहाँ पर सर्वर रूम बना हुआ है या फिर ग्लोबल कनेक्शन है, कि अमेरिका में जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पर सर्वर है और यहाँ तो सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए काम हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। बोलते हैं ना कि आपने सिस्टम ओपन करा, जीमेल ओपन करा, तो जीमेल आपके कंप्यूटर पे नहीं है, जीमेल गूगल के सर्वर पर है। वो आपको सिर्फ दिखाता है जो वहाँ पर पड़ा हुआ है सर्वर पे, और जो दिखाता है उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होता है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो वीडियोस पढ़ें यूट्यूब पे पढ़ें, जब तक आप डाउनलोड नहीं करते अपने सर्वर पे तो यूट्यूब के सर्वर पर हैं जो आप देखते हैं इंटरनेट के जरिए। तो सिमिलरली जो है सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेशनल कहीं पर लोकेटेड हो सकता है, बाहर लोकेटेड हो सकता है, और उसे आप सिर्फ एक्सेस कर रहे हो, या फिर वो लोकली लोकेटेड हो सकता है और आप उसे एक्सेस कर रहे हो। आर्किटेक्चर क्या है, जो सॉफ्टवेयर बना है या जो भी सिस्टम बना है, अकाउंटिंग सिस्टम बना है, क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मतलब ये हो गया कि आप लोग जो है रिसोर्सेज को शेयर करते हैं बाकी सभी लोगों के साथ, उसे बोलते हैं क्लाउड बेस्ड। डेस्कटॉप बेस्ड ये हो गया कि आपके डेस्कटॉप पे चीज़ें स्टोर्ड है, डेस्कटॉप पर जो है टैली इंस्टॉल्ड है, डेस्कटॉप पर काम होता है, डेस्कटॉप पे सारे इनवॉइस सेव्ड है। क्लाइंट सर्वर हो गया कि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, सर्वर पर चीज़ें रखी जाती है, क्लाइंट सिर्फ उसे एक्सेस करता है। एंट्री पास करेंगे तो सर्वर पे अपडेट होगा। आप आज लर्नजब की ऐप पर अकाउंट बनाते हो, कहाँ जाता है वो? मेरे पास तो नहीं आता, मेरे इस कंप्यूटर पे तो नहीं आता, वो तो सर्वर पे जाता है ना। सिमिलरली आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, उसके सर्वर पे जाता है, उसका सर्वर हो सकता है उसने लोकली रखा हो या कैसे रखा हो थर्ड पार्टी के साथ, वो जानता है। पर्पस क्या है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल पर्पस है सिस्टम का, वो देखना पड़ेगा। कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, अपडेटेड है नहीं है। आउटसोर्स एक्टिविटीज़ आईटी की कुछ है या नहीं है, मेंटेनेंस वगैरह किसी और को दिया हुआ है सपोर्ट के लिए, जैसे मैंने आउटसोर्स किया हुआ है। आईटी की अलग कंपनी है जो ये सारा काम देखती है। मेरे इंटरनली मैंने कोई आईटी के बंदों को एम्प्लॉय नहीं करा हुआ, मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं किया हुआ आईटी वाले बंदों को ना। आईटी के बंदे हैं, अलग बंदे हैं, आईटी की कंपनी है, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दी है कि आप काम करोगे, मेंटेनेंस आप करोगे, सब कुछ आप करोगे। जो भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, ऐप वगैरह है। की पर्सन कौन कौन है, सीआईओ कौन है, चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जहाँ तक मुझे पता है सीसो, चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो कौन कौन है वो आपको देखना पड़ेगा। एडमिन कौन है वो देखना पड़ेगा। एडमिन यानी कि जिसके पास सिस्टम के राइट्स हैं, एडमिन राइट्स हैं, जो पीछे से बैकएंड पर ऑथराइजेशन वगैरह चेंज कर सकता है कि भैया देखो आज जो है मैंने आकाश जो है हमारा आकाश बंदा है एक, आकाश बंदे को मैंने ऑथराइजेशन दिया है कि ये चीज़ों को इनवॉइस वगैरह को अप्रूव कर सकता है। अगर जो एडमिन है वो चाहे तो राइट्स किसी और को भी दे सकता है। वो एडमिन कौन है देखना पड़ेगा, लोकल बंदा है, बाहर वाला बंदा है, किसी से मिला हुआ तो नहीं है, सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑडिटर को। ये काम करना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग में, यानी ऐसे 305 विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ये काम और करना पड़ेगा। अब अगर हम आईटी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क होने की संभावनाएं हैं या नहीं है बताओ भाई। कहीं ना कहीं तो रिस्क हो सकता है ना। कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है, इनएक्यूरेट अगर डेटा प्रोसेसिंग हो गई तो,
मतलब कि जो आपका सिस्टम बना है उसमें कोई ना कोई मालवेयर वायरस ऐसा आ गया कि वो इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस करने लग गया, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा देने लग गया, कोई लूप होल निकल गया, किसी बंदे ने डेटा निकाल लिया, उसे राइट नहीं होने चाहिए थे। ऐसा होता है जब इनिशियली सिस्टम आता है तो फिर वहां पर लूप होल्स निकलते हैं, लूप होल्स निकलते हैं तो उसको ठीक किया जाता है। डायरेक्ट डेटा चेंजेस बैकएंड से चेंज कर दिया। बैकएंड का मतलब मान लीजिए कि आपने फेसबुक पर अकाउंट बनाया है और फेसबुक ने जहां पर उसके स्टोर्ड है डेटा, आपका यूजर नेम पासवर्ड, वहां पर आपका पासवर्ड कोई चेंज कर दे बैकएंड से, तो आप यहां पर लॉगिन करोगे, नहीं कर पाओगे। हालांकि वो फेसबुक की पॉलिसी है, वो किसी का पासवर्ड क्यों चेंज करेगा। इवन मैं भी जो आप अकाउंट पे पासवर्ड बनाते हो मैं भी नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि पासवर्ड मुझे भी नहीं दिखता है। समझ रहे हैं आप बात। वो फेसबुक कोई पासवर्ड नहीं दिखता, वो पॉलिसीज होती है। जैसे आर्किटेक्चर बना होता ही वो ऐसा है कि पासवर्ड यूजर को ही दिखेगा, जो आप खुद हैं आप ही को मालूम होगा, किसी को दिखेगा नहीं पासवर्ड, ऐसा होता है। अगर बैकएंड पे डेटा का चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, हो सकता है बैकएंड पर चेंजेस करे जा सकते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, हो सकता है कि एक ही बंदा जो है सभी चीज़ों का एक्सेस रखता हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट का है, सैलरी प्रोसेस करनी, एक ही बंदा सब कुछ कर सकता है। तो लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सिस्टम तो है बट सबको सबको एक्सेस है, या फिर एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है तो गड़बड़ है। अगर कोई अनऑथराइज चेंजेस कर सकता है तो वो रिस्क है ऑडिटर के लिए। लॉस ऑफ डेटा अगर हो गया तो वो भी रिस्क है कि आपने सब कुछ जो है ऑनलाइन रखा है, आपने सब कुछ सर्वर पे रखा है और लॉस हो गया तो बैकअप प्लानिंग है या नहीं वो देखना पड़ेगा। फेलियर टू अपग्रेड या अपडेट द सिस्टम, एंड्रॉयड का नया वर्जन आया मैंने अभी देखा है, तो हो सकता है कि हमें एंड्रॉयड ऐप को अपडेट करना पड़े या अपग्रेड करना पड़े नए एंड्रॉयड वर्जन के लिए। तो ये चीज़ें होती है, ये रिस्क हो सकते हैं आईटी सिस्टम में। ये ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे जो है आईटी बिजनेस के लिए यूज़ होती है, ऐसे जो है इसके फीचर्स हैं, और ऐसे ये आईटी जो है ऑडिट के लिए भी यूज़ होती है। बस यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो रिस्क हैं आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर रिस्क आपको मिल गए और रिस्क मिलने के बाद वो मिटिगेट नहीं हो रहे हैं, मिटिगेट यानी कम करना, मिटिगेट यानी उसका प्रिवेंशन करना, उससे बचना, अगर मिटिगेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में जो है ऑडिटर शायद रिलाई नहीं कर पाएगा जो डेटा उसने ऑब्टेन किया है, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट जो है उसे सब्सटेंटिवली ज़्यादा टेस्ट करेगा, उसकी कंप्लीटनेस एक्यूरेसी को मैनुअल तरीके से। टीओसी जो है कंट्रोल पे जो है रिलाई नहीं करेगा, जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बिल्ट इनटू द एप्लीकेशन, उन पर विश्वास नहीं रखेगा कि भाई इस लेजर से उस लेजर में जाता है, सिस्टम बोलता है, बट सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम वहां पर रिलाई नहीं करेंगे और मैनुअल चेक करेंगे, एक एक लेजर का प्रिंट लेकर वेरीफाई करेंगे सब्सटेंटिवली, हाँ ये होना चाहिए अकाउंट्स और ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आईटी कंट्रोल की जगह आईटी कंट्रोल पे तो रिलाई नहीं करेंगे, साथ में जो मैनुअल कंट्रोल्स हैं पर आईटी डिपेंडेंट है उन पर भी रिलाई नहीं करेंगे और ज़्यादा सब्सटेंटिव ऑडिट करने का प्रयास करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए भी जो है टीसीडब्ल्यूजी को डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे कि भाई देखो आपके जो सिस्टम है आईटी सिस्टम उसमें रिस्क है और मिटिगेट करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है हमें। अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर भी रिपोर्टिंग होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट में पढ़ा था, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर अगर रिपोर्टिंग होगी तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि भाई इसके आईटी कंट्रोल तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी। तो ये सारे कामझाम होते हैं, ये सारे कामझाम होते हैं, ये सारे कामझाम होते हैं होते हैं होते हैं। अब आपको मैं कुछ टेस्टिंग मेथड बता देता हूं कि आप कैसे आईटी सिस्टम को टेस्ट करेंगे। भाई इंक्वायरी से टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से कर सकते हैं, रीपरफॉर्मेंस से कर सकते हैं। कितनी बार पढ़कर आ गए, मुझे तो लगता है कि ऑडिट की किताब के आगे लिख देना चाहिए कि इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस इन जगहों पर यूज करी जाती है, जहां जहां भी यूज करी जाती है लिख देना चाहिए। राइट, करेंगे, ऐसा भी कुछ करेंगे। तो अगर आपको आईटी सिस्टम चेक करने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप कैसे करेंगे, आप इंक्वायरी तो करेंगे, जो कि सबसे एफिशिएंट प्रोसेस है, सबसे एफिशिएंट ऑडिट का मेथड है, टेस्टिंग का मेथड है इंक्वायरी। एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि टाइम कम लगता है, पूछ लो जाकर। पर इफेक्टिव है क्या सर, नहीं। इससे आप अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को ठीक से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आपने पूछा ही तो है। उस पर कितना रिलायबल रहेंगे आप, कितनी रिलायबिलिटी प्लेस करेंगे, जी नहीं। आपको इंक्वायरी के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई करना पड़ेगा और मेथड, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस जो है इफेक्टिव तो बहुत है सर,
आपने सारी चीज़ें दोबारा परफॉर्म करके देख ली पर एफिशिएंट नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको सारा काम दोबारा करना है। यानी जो सिस्टम ने प्रोसेस करी है चीज़ें, आप भी सेम एंट्री डालकर प्रोसेस करके देख रहे हो रीपरफॉर्म करके कि यही इंपैक्ट होता है, नहीं होता। तो चीज़ों को रीप्रोसेस करने में, रीपरफॉर्म करने में टाइम बहुत जाता है। कौन सा मेथड यूज़ करें आप पूछेंगे तो ये डिपेंड करता है ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पर, क्या हिस्ट्री रही है एरर मिस स्टेटमेंट की, कितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है और कौन सी असर्शन आप चेक करने वाले हो, उस पर डिपेंड करता है। ऑडिट का प्रोसीजर जो आप फॉलो करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के टाइम, तो कौन सा ऑडिट का प्रोसीजर आप फॉर्म करेंगे, कौन से ऑडिट का प्रोसीजर आप चेक करेंगे। जो ऑडिट का प्रोसीजर आप लगाएंगे, क्या करने के लिए लगाएंगे सर, टेस्ट करने के लिए ऑडिट का प्रोसीजर लगाएंगे, उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे आप चेकिंग करेंगे। मेथड तो गिवन है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट पर। फिर भी आपको ऑडिट का प्रोसीजर दे दिया है कि आप ऐसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की चेकिंग। आप ऑब्टेन कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड बाय डूइंग अ वॉक थ्रू। ये वॉक थ्रू क्या होता है, वॉक थ्रू होता है ट्रांजैक्शन के इनिशिएशन से लेकर ट्रांजैक्शन के एंड तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक गो थ्रू करने को बोलते हैं वॉक थ्रू। गो थ्रू का मतलब कि आप देख रहे हैं कि स्टार्ट में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है और एंड तक कैसे जाता है, उस पूरे प्रोसेस को आप समझ रहे हैं। प्लस आप इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन साथ में कर रहे हैं। जो बंदा बोल रहा है उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसा वो दिखा रहा है और डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ जो बोल रहा है सही बोल रहा है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हाउ अ यूजर प्रोसेसेस द ट्रांजैक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं। अगर सेल्स की रिकॉर्डिंग करने का कोई बंदा में दिखा रहा है भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम एंट्री डालते हैं, प्रोसेस होती है, यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, हमें समझा रहा है अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम, हम ऐसे ही मान लेंगे, हम उसे अलग अलग सिनेरियो देंगे। मान लेते हैं कि छोटी पार्टी से आया है, बड़ी पार्टी से आया है, कैश ट्रांजेक्शन वाली सेल हुई है, क्रेडिट वाली हुई है, हमें अलग अलग सिनेरियो में बता क्या क्या एंट्रियाँ होगी, क्या एरर मैसेज वगैरह आई, वो सब मेथड हम टेस्ट करेंगे, जितने भी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे कन्फिग्रेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन। कन्फिग्रेशन होती है जैसे कि मेरे सिस्टम का हार्डवेयर है, सिस्टम का कन्फिग्रेशन में रैम है, सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है, वो कन्फिग्रेशन होती है। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की कन्फिग्रेशन चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप लोग साथ में इंस्पेक्ट कर सकते हैं सिस्टम लॉग्स। लॉग्स ये होते हैं कि अगर आपने यहाँ पर लॉगिन किया मेरे सिस्टम में, उसके बाद लॉग आउट किया, सी ड्राइव पर क्लिक किया, डी ड्राइव पर क्लिक किया, तो हर चीज़ का एक लॉग बनता है, एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे देखा जाए तो एक लॉग बुक होती है जो मैंने टैक्स में भी शायद बताई थी। टैक्स में जो होता है, कार जो देते हैं, कार के साथ ड्राइवर देते हैं, उसमें जो होता है लॉग बुक मेंटेन करनी होती है कि कार कहाँ गई कहाँ नहीं गई, उसका सबका सब रिकॉर्ड लिखना होता है, कितना चली। सिमिलरली कंप्यूटर में जो भी काम किया जाता है उसका पीछे बैकएंड पर लॉग मेंटेन होता है और सारी चीज़ें आ जाती है किसने क्या क्या चेंज किया है। तो आप उस लॉग को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आईटी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं टेक्निकल मैनुअल, यूजर मैनुअल ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन। किस तरह दिखाना, ये ओरेकल में आपका डेटा है स्टोर्ड, इसकी यूजर मैनुअल जरा देखना, मुझे स्टडी करनी है, मुझे दिखाओ, मैं स्टडी करता हूँ। तो मैं बंदे से समझ रहा हूँ, मैं बंदे से समझ रहा हूँ, समझने के साथ साथ उसकी मैनुअल स्टडी कर रहा हूँ, उसके लॉग वगैरह चेक कर रहा हूँ, इसमें क्या चेंजेस किसी ने करे हैं, कब करे हैं, क्यों करे हैं। कैरी आउट अ टेस्ट चेक, नेगेटिव टेस्टिंग एंड ऑब्जर्व द एरर मैसेज डिस्प्लेड बाय द एप्लीकेशन। मतलब तोड़ दो फोड़ दो सिस्टम को। एक्सेल है, एक्सेल में लोग गेम बना देते हैं, मालूम है आपको। खैर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे ऐप ही आ गई, उसमें स्टडी ग्रुप का फीचर है जिसमें आप चैट वैट कर सकते हैं। तोड़ दो फोड़ दो, वीडियो अटैच करके भेज दो, ऑडियो अटैच करके भेज दो, एरर आएगा, देखते हैं क्या होएगा, क्रैश करते हैं, वो वाला काम ऑडिटर करके देखेगा कि देखता तो हूँ मैं अगड़म सगड़म इधर उधर चीज़ें डालकर कि क्या एरर मैसेज शो होते हैं, क्या ये रिस्पॉन्स देता है सिस्टम। नेगेटिव टेस्टिंग, नेगेटिव चीज़ें डाल के टेस्ट कर रहे हैं, सही नहीं डाल रहे, उल्टी चीज़ें डाल रहे हैं, और उसके बाद देख रहे हैं सिस्टम का क्या एरर मैसेज आता है और देखते हैं कि आईटी सिस्टम इसके लिए प्रिपेयर्ड है, एक्सेप्ट कर रहा है डेटा को, एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू को जो नहीं करनी चाहिए। कंडक्ट रीपरफॉर्मेंस यूजिंग सोर्स डेटा, रीपरफॉर्म करके देख लो एक बार सैंपल पे, सबका नहीं, एक एक दो चीज़ें रीपरफॉर्म करके देखो, इंडिपेंडेंटली अप्लाई करो फॉर्मूला। मैनुअल सिस्टम कर रहा है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, मैनुअल भी देख लेता हूँ यही आ रही नहीं आ रही। एंड बिजनेस रूल्स वैलिडेशन जो दे रखे हैं यूजिंग कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स। बिजनेस रूल्स वैलिडेशन होते हैं जैसे एक्सेल में एक सेल है और उसमें सिर्फ नंबर लिखा है कि नंबर ही डलेगा और कुछ नहीं डलेगा।
दूसरे में टेक्स्ट लिखा है और लिखा है कि 10 कैरेक्टर से ऊपर का नहीं लेगा। एक मोबाइल नंबर का चेक लगा हुआ है जिसमें है कि भाई ये 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेगा, 10 से कम नहीं लेगा, 10 ही लेगा। ईमेल आईडी है तो उसमें लेगा @.com लिखा होगा तभी एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू नहीं करेगा। तो वैसे बिजनेस रूल्स वैलिडेशन को आप चेक कर सकते हैं और ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक के थ्रू चेक किया जा सकता है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किसकी ड्यूटी है? अलग अलग जगहों पर रेफरेंस दिया हुआ है दोस्तों कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किसकी ड्यूटी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। ऑल कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको सेक्शन, बस ये पता होना चाहिए कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपनी के केस में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ऑडिट कमेटी जहां होती है वहां ऑडिट कमेटी को भी इंश्योर करना होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, और बाकी जो हमारे स्टैट ऑडिटर हैं उन्हें भी इंश्योर करना होता है और अपनी रिपोर्ट में लिखना होता है कि हमने इवैल्यूएट करा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, सब कुछ ठीक है नहीं है। तो ये सब काम झाम करना पड़ सकता है। बात समझ में आई आपको या नहीं आई बताइए। अगर बात समझ में आ गई है तो बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो मैं अभी ही बना रहा हूं पर आपको 2 सेशन में दे रहा हूं ताकि कम पढ़कर आप इफेक्टिवली चीज़ों को समझ पाएं। थैंक यू एंड बाय बाय।